हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग ना एफएम में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोल सकते हैं, या इस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो पुराना बुक है, ओल्ड बुक, उसमें कैपिटल बजटिंग के अंदर ही दोनों चैप्टर्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा दिया हुआ है और उसके बाद कैपिटल बजटिंग दिया हुआ है। और जो न्यू बुक है उन्होंने इसमें दो चैप्टर्स अलग अलग बना दिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैपिटल बजटिंग। यानी ये दोनों ही करिकुलम में है, दोनों को पढ़ना है, ओल्ड को भी और न्यू को भी। ठीक है, अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, चैप्टर का नाम जो है या कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका क्या मतलब है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मनी की भी टाइम वैल्यू होती है क्या? पैसा भी समय के साथ बदलता है? मान लीजिए आज आपके पास 500 रुपए हैं और वही 500 रुपए अगर आप तिजोरी में रख दें और 5 साल बाद निकालें तो क्या वो 500 रुपए 100 रुपए हो जाएंगे? निकलेंगे तो 500 ही। तो समय के साथ पैसे कैसे बदलते हैं साहब? पैसा तो उतना ही रहेगा। हमने 500 रुपए बड़े संभाल के तिजोरी में रखे हुए हैं, 5 साल बाद हमने सोचा है खोलेंगे, 5 साल बाद उम्मीद है 500 ही निकलेगा, ऐसा तो है नहीं 100 का नोट निकलेगा। फिर कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हम आपको समझाते हैं। वो जो 500 रुपए हैं रहेंगे तो 500 ही, बट उसकी परचेजिंग पावर समय के साथ कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब समझिए, मान लीजिए आज मैं मार्केट में जाता हूं 500 रुपए लेके सब्जी लेने के लिए। आप देख रहे सब्जियां कितनी महंगी हैं, टमाटर, अदरक, जाने कितनी। और मान लीजिए वो 500 रुपए में मैं एक झोला लेके जाता हूं घर से और वो बैग जो है वो पूरा भर जाता है। 500 रुपए में मैं पूरी सब्जियां वगैरह ले आता हूं। आज से 5 साल बाद उसी 500 रुपए को अगर मैं लेके निकलूंगा सब्जी लेने के लिए और वही झोला उतना बड़ा ही, तो साहब पूरा झोला शायद ना भर पाए, हो सकता है आधा झोला भर पाए। ऐसा क्यों? 500 वही है, सब्जी वही है, झोला वही है, हम उसी जगह से लेने जा रहे हैं जहां से लाते हैं। क्या बढ़ जाएगी इतने दिनों के अंदर? महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। आप समझ रहे हैं? जब मैं आपके जितना था, पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने कोई चीजें देखता, जैसे मान लो मैंने कोई फ्लैट देखा, हमने कहा यार ये फ्लैट है, खरीदना है, पैसे ही नहीं है। तो पता कि हमने कितने का है, पता चला 50 लाख का है। हमने ठीक है यार, बड़े होके खूब कमाएंगे, 50 लाख जोड़ेंगे और फिर फ्लैट खरीदेंगे। और लेट से हमने 50 लाख जोड़े और फिर हमने फ्लैट के लिए पूछा, तब तक वो पहुंच गया 1 करोड़। अब अगला टारगेट अगर 1 करोड़ का मैं रखता हूं तो मेरे को पता है तब तक वो, अब मैं समझदार हो चुका हूं, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से परचेजिंग पावर कम हो रही है। ये चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि मनी की क्या टाइम वैल्यू है। जैसे आप सब एक कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स आपको पता है नहीं हुआ तो अगले 6 महीने बाद फिर दे सकते हैं, अगले 6 महीने बाद फिर दे सकते हैं। कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट्स इंस्टीट्यूट ने नहीं लगाई हुई। बट अगर समझें तो आप जितनी देर में बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका उतना नुकसान हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में भी। क्योंकि जब बन जाएंगे, बनने के बाद आप जो भी पैसा कमाएंगे, लाखों रुपए जो भी, अगर 6 महीने डिफर कर दिया, मान लो 1 लाख रुपए आप महीना कमाने वाले थे, 6 महीना डिफर हो गया तो आपका मोटा मोटा 6 लाख का नुकसान हो गया। और वो भी 6 लाख को अगर आपको आज मिल जाता तो आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते और उस पर ब्याज कमाने लगते, वो भी तो नुकसान हो गया। 6 लाख जो नहीं मिला वो भी नुकसान है और जो ब्याज नहीं कमा पाए वो भी नुकसान है। तो मनी की टाइम वैल्यू है, ये चैप्टर हमको पूरा यही सिखाने वाला है। मान लीजिए कोई इंसान आपको 2 ऑप्शन देता है, आपको किसी से पैसे लेने हैं 10,000 रुपए, वो बंदा आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। वो पहला ऑप्शन दे रहा है, सर आप कहो तो 10,000 अभी दे दें, और सर अगर आप कहो तो 10,000 रुपए हम 3 साल बाद दे दें। चॉइस इज योर्स। एक प्रूडेंट इंसान, एक समझदार इंसान कौन सा ऑप्शन चुनेगा? 2 ऑप्शन है, 10,000 अभी ले लो या फिर 10,000 3 साल बाद ले लो। क्या चुनना चाहिए, अभी कि 3 साल बाद?
अभी क्यों, एक ही तो बात है, 3 साल बाद ले लो ना, क्या दिक्कत है यार। हाँ, अभी ले लोगे तो हो सकता है आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, उससे उस 3 साल के अंदर भी आप रिटर्न कमा लोगे, इंटरेस्ट कमा लोगे। दूसरा, अभी ले लो, भविष्य किसने देखा है, 3 साल बाद आते आते वो बंदा मार दिया आपने, देखे करे मर गया चलो मर गया, या नहीं दे रहा है, अनसर्टेन है। तो पैसा आज जो मिल जाए, मान लो 1 रुपए की आज जो वर्थ है वो फ्यूचर के 1 रुपए से ज्यादा है। आज के 1 रुपए की वर्थ फ्यूचर के 1 रुपए से ज्यादा है। ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है, ये चैप्टर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाएगा। जैसे सर क्या करेगा, मतलब वो आपसे कहेगा कि लेट से हमें कहीं से 10,000 रुपए मिलने हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद मिलने हैं 10,000, यानी फ्यूचर वैल्यू है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अभी मैं समझाऊंगा कैसे निकलती है। या उल्टा कर देगा, प्रेजेंट वैल्यू दे देगा और फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाएगा। कुछ कुछ वैसे ही जैसे जब आप छोटे होंगे तो आपने स्कूल में मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, पढ़ा सभी ने होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसमें होता क्या था, हमको एक प्रिंसिपल की फिगर दी होती थी और हमें अमाउंट निकालना होता था, या SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट और या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था। वैसा ही कुछ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दोनों के पास है, ये ओल्ड सिलेबस भी है, न्यू सिलेबस में भी है, दोनों के करिकुलम में आराम से देखते रहिएगा। और न्यू सिलेबस में इन्होंने ज्यादा रिफाइन मैनर में दिया है, ज्यादा अच्छे से समझाया। ओल्ड सिलेबस में उतने अच्छे से नहीं समझाया हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छे से समझाया है। चलिए देखते हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, पढ़ते हैं। चलिए, मनी हैज टाइम वैल्यू, पैसे की भी टाइम वैल्यू होती है। दैट इज, अंडरलाइन करिएगा, a rupee today is more valuable than a rupee a year hence। यानी आज का 1 रुपया, रुपी टुडे, आज का 1 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल है किसके मुकाबले, जो 1 रुपए आपको 1 साल बाद मिलने वाला है। सर ऐसा क्यों, क्या कारण है सर, की रीजंस क्या है, पढ़ते हैं इसके क्या कारण है। पहला, इंडिविजुअल इन जनरल प्रेफर करेंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। हर इंसान को प्रेजेंट कंजम्पशन देखता है, हर इंसान आज उसको देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूत सवार हुआ नया फोन खरीदने का, तो आप आज खरीदोगे कि भविष्य में खरीदोगे। आम इंसान क्या करेगा आज की तारीख में, वो आज ही खरीदेगा। उससे कह दे कि नहीं नहीं रुक जाओ यार, 3 साल बाद खरीद लेना, 2 साल बाद खरीद लेना, उसको अंदर से चुल मच जाती है, चुल समझते हैं तो वो मानेगा नहीं। हम सब लोग आज की तारीख में बहुत इम्पेशेंस हो चुके हैं हर एक चीज को लेके। तो इंसान कहता भैया आज दे दो, आज जा करके हम कोई चीज खरीद लेते हैं या पार्टी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंजम्पशन जो है, करंट कंजम्पशन जो है, उसको इंडिविजुअल प्रेफर करता है। दूसरा, आपको अगर आज पैसा मिल जाएगा तो हो सकता है आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, एम्प्लॉय कर दें, ताकि आपको भविष्य में रिटर्न कमा सकें। कैपिटल कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न। यानी आज पैसा मिल जाएगा तो हम कहीं जमा कर देंगे, मे बी बैंक में FD करा देंगे, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रुपी टुडे, आज अगर 1 रुपए जमा करेंगे तो वो ग्रो करेगा 1 प्लस आर पे। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 1 प्लस आर कैसे है, अभी नीचे फॉर्मूला सिखाऊंगा तो समझा दूंगा। हेंस हमको भविष्य में ज्यादा रुपए मिलेंगे, दैट इज आर क्या है, रिटर्न ऑफ, रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा, इन्फ्लेशनरी पीरियड में आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आर रुपी टुडे जनरेट्स अ ग्रेटर, ये रुपी है, रिया नहीं है, रिया का कोई काम नहीं यहां पे, रुपी कह रहा है इन एन इन्फ्लेशनरी पीरियड आर रुपी टुडे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर रुपी परचेजिंग पावर। अब आपको समझ में आया, आज की रुपी की परचेजिंग पावर ज्यादा है किसके मुकाबले, देना रुपी अ ईयर हेंस। परचेजिंग पावर का मतलब समझ गए कि उस 1 रुपए में आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो एज कंपेयर टू उसी 1 रुपए में भविष्य में। अब तो बहुत लोगों ने 1 रुपए 2 रुपए लेना भी बंद कर दिया है। वो कहते नहीं नहीं हम सिक्के नहीं लेंगे 1 रुपए 2 रुपए के, है ना। आपके साथ ऐसा होता है, दे देंगे लेते नहीं है, ठीक है। भिखारी को भी 2 रुपए दो
तो वो आपको अपने कटोरे में से 10 रुपए निकाल के दे देगा कि आपको ज्यादा जरूरत है। खैर, इवन अब वेटर्स को टिप भी आप दीजिए तो आप 50 का भी नोट उनको पकड़ाएं तो आपको ऐसे देखेंगे, इतने गरीब थे तो तुम खाने का, मतलब आप बिल पूरा दे रहे हैं, उसके बाद 50 के अगर लेट से टिप भी दे रहे हैं तो वो आपको लुक ऐसे देगा कि आपको अंदर से बिल्कुल शर्म आ जाएगी, लेकिन अपन भी बेशरम है। चलो देखते हैं आगे। मोस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है, कह रहा बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, दिक्कत कहां पे आती है, जब कैश फ्लोज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलने वाला हो। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके घर में मान लो कोई छोटा भाई बहन है या उस पड़ोस में कोई छोटा है, फर्स्ट सेकंड क्लास में है, और उसका रिजल्ट आया, उसके बड़े खराब मार्क्स आए। आपने पेपर देखा तो उसमें ABCD लिखने को आया था 1 2 3, आपने कहा अरे ये नहीं आता तुमको, आपने कहा तुम्हारे मुकाबले हम कितने इंटेलिजेंट है, लाओ भी हम लिख के दिखाते हैं ABCD। आपने अपने आप को उससे कंपेयर किया। क्या ये सही कंपैरिजन है? नहीं, ये सही कंपैरिजन नहीं। सही कंपैरिजन कब होगा? फिर सेम लेवल पे, या तो आप भी अपना उस समय का अगर रिपोर्ट कार्ड रखा है घर वालों ने संभाल के तो निकालिए, तो आप कहेंगे अच्छा ये कम से कम 50 तो लाया है, अपन 40 ही लाए थे, वापिस रख दो। या फिर उसको आपके लेवल तक आने दीजिए, अगर वो भी यही कोर्स करना चाह रहा है, फिर मिला लीजिए कि कितने अटेम्प्ट में वो निकला और कितने अटेम्प्ट में आप निकले, तब तो कंपैरिजन होगा। सेम बात है पैसों की। जब हम पैसों को कंपैरिजन करते हैं तो वो पैसा, कुछ पैसा जो आज मिल रहा है, कुछ पैसा जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलेगा, उनको हम कंपेयर कैसे करें? या तो सबको एक टाइम फ्रेम पे लाएं, सारे पैसे को आज पे लाएं, तब कंपेयर करें। मान लो कोई आपको ऑफर दे रहा है, जॉब दे रहा है, वो कह रहा है हम आपको हर महीने 10-10 हजार रुपए दे देंगे फॉर एग्जाम्पल। एक दूसरा कह रहा है हम आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपए दे देंगे, या 1 साल बाद लड़ से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे देंगे। अब आप कैसे कंपेयर करें कि 1 साल बाद 2 लाख ठीक है कि हर महीने 10-10 हजार सही है? या तो इस 10-10 हजार को 1 साल बाद टोटल लेके जाओ तब कंपेयर करो, या उस 2 लाख को आज पे लेके आओ तब कंपेयर करो, तब तो पता चलेगा सही है कि गलत है। तो कह रहे हैं ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहां पे आती हैं? जब कैश फ्लोज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। These cash flow have to be brought to the same point of time. अंडरलाइन करिए, इन कैश फ्लोज को आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड एग्रीगेशन। Hence, one should understand the tools of compounding and discounting. देखिए, अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है और डिस्काउंटिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग तो आपने बचपन में भी सुना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना। क्या मतलब सर? जब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू दी होती है और फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग करना। और इसी का जस्ट उल्टा होता है कि फ्यूचर वैल्यू दी हो और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। समझ में है? कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जब प्रेजेंट से फ्यूचर लेके जाते हैं, डिस्काउंटिंग यूज करते हैं जब फ्यूचर से प्रेजेंट लेके जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम में लाएंगे, इसलिए एक इंसान को क्या समझें, टूल्स ऑफ कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। विच अंडरलाई मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इन फाइनेंस। ठीक है, सब कुछ हर जगह पे यूज होता है। देखिए, आपका कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, अगर कोई व्यापार करने जा रहे हैं, आज कितने रुपए इन्वेस्ट होंगे उस बिजनेस में, भविष्य में कितने रुपए आप कमाएंगे, कंपैरिजन करने के लिए आपको सेम टाइम फ्रेम पे लाना पड़ेगा, भविष्य के रुपए को भी आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तब कंपेयर हो पाएगा कि अच्छा आज आउटफ्लो हो रहा है 1 करोड़ का, भविष्य में हम जो कमाने वाले थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 80 लाख है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सर क्या बोल गए? 1 करोड़ का अगर आउटफ्लो है, भविष्य में जितने इनफ्लोज हैं उन सबकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जब हमने निकाली, लेट से 80 लाख आ गई, तो हम कहेंगे ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों? 20 लाख का तो नुकसान है। और अगर भविष्य की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली तो वो आ रही है 1.5 करोड़, आज लगाने 1 करोड़ का आउटफ्लो है, इनफ्लोज जो है फ्यूचर में उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू है 1.5 करोड़, हम कहेंगे काम कर लेना चाहिए। तो जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, इसका काम तो आता ही है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग तो आपको साथ में सीखनी ही पड़ेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी is a fundamental financial concept stating that the current value, देखिए अब ये लाइन बार बार लिखी होगी हर जगह, current value of money is
हायर देन इट्स फ्यूचर वैल्यू, आज की मनी की वैल्यू भविष्य की मनी की वैल्यू से ज्यादा होगी, गिवन इट्स पोटेंशियल टू अर्न इन द ईयर टू कम, यानी उस पे जो पैसा है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपको भविष्य में कमा के दे सकता है अगर आज आपने सही से इन्वेस्ट कर दिया। Thus it suggests that a sum of money in hand is greater in value than the same sum of money received in the next couple of years. I hope ये लाइनें अब आप समझ रहे होंगे, सेम लाइनें लिखी हैं। Sum of money in hand, जो आज पैसा है, is greater in value than the same sum of money जो 2 साल बाद मिलने वाली। Time value of money is central to the concept of finance. It recognizes that the value of money is different at different point of time. Since money can be put to productive use, its value is different depending upon कि आपको अभी क्या मिल रहा है या क्या आप दे रहे हैं। तो पूरी बातों से क्या क्या सीखा, की टेक अवेज क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स या मीन्स दैट इज सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम सम ऑफ मनी देन इन द फ्यूचर। ठीक है। Principle of time value of money means that it can grow only through investing. अंडरलाइन करिए। पैसा कैसे बढ़ सकता है? आज आपके पास पैसा है तो कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? इन्वेस्ट करके। यानी अगर आपने डिलेड इन्वेस्टमेंट करी तो एक आपने अपॉर्चुनिटी को खो दिया। जाहिर सी बात है, पैसा अगर आपके पास रखा है तो उसको घर पे रखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि घर पे रखे रखे वो पैसा अपनी परचेजिंग पावर खो रहा है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो पैसा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वहीं आप उसको सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करते चलेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलता जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर्स द अमाउंट ऑफ मनी, यानी फॉर्मूले में क्या क्या होगा? एक तो अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, आज कितना लगा रहे, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, कितना हम कमा सकते हैं, और टाइम फ्रेम। जाहिर सी बात है, अगर वो पैसा आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कम कमाएंगे, 2 साल के लिए कर रहे हैं थोड़ा और कमाएंगे, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यानी टाइम होरिजन तो देखना ही पड़ेगा ना कि वो पैसा आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। ओके। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स क्या है, यानी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। और इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट है टाइम वैल्यू। इन्फ्लेशन आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता जा रहा है, वो किसी से नहीं छुपा। चलिए जी, अब बात कर रहे हैं कैसे निकालेंगे। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाता हूं। बचपन में आपने सिंपल इंटरेस्ट, और ये सभी ने पढ़ा होगा, चाहे आपने भविष्य में मतलब 11th में मैथ्स ली हो नहीं ली हो, छोटे में ये 5th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ये पढ़ा है ना सबने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, आपने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा हो, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P जहां पे प्रिंसिपल है, R आपका रेट है और T आपका टाइम है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 10,000, रेट है लेट्स से कितना मान ले 10%, और टाइम मान लेते हैं आपका 5 इयर्स। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, तो नीचे अपॉन 100 मैंने खुद ही लिखा हुआ है, समझ गए ना? ठीक है। तो रेट 10 और टाइम 5 अपॉन 100। जरा एक बार कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर तो अलाउड है एग्जाम में। कितना? फिर से करो। 5,000 आ रहा है पक्का? ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका हुआ 5,000 का। यानी अगर टोटल अमाउंट की बात करें, 5 साल के लिए आपने कहीं पे पैसा जमा किया, तो जो टोटल आपको 5 साल बाद मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10,000 जो जमा किया वो मिलेगा, प्लस 5,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000 का। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5,000 का। यानी 5 साल बाद टोटल। ठीक है। अब मैं
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की भी यादें जरा ताजा थोड़ी करा दूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने छोटे में क्या पढ़ा था? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, जहां पे ए जो है वो अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और एन टाइम है। कुछ बच्चों को स्कूल में एन की जगह टी पढ़ाते हैं, एक ही बात है, तो एन भी टाइम बोल सकते हैं या टी लिख देते हैं वो लोग छोटा, तो वो भी टाइम है, ऐसा कुछ पढ़ा था। सेम अगर फिगर्स हम लोग ऊपर वाली पकड़े जो सिंपल इंटरेस्ट में पकड़ी थी, यानी प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं वही 10,000, रेट को मैं मान ले रहा हूं 10% का, और टाइम यानी एन जो है 5 ईयर, सेम यही पकड़ा था ना ऊपर मैंने, 10,000, 10% और 5 ईयर। ठीक है, अब आइए इसको जरा कैलकुलेट करें। तो अमाउंट आएगा कैसे? प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट आपका 10% और पावर 5। चलिए सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अरे बेटा आओ सिखा दे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 10 अपॉन 100, कैलकुलेटर आप सबके पास है ना, निकाल लीजिए अगर है तो, सभी ने निकाला हुआ है। 10 अपॉन 100, ये मैं उनको सिखा रहा हूं जो ये सॉल्व करना नहीं जानते, बाकी जो जानते हो कर लीजिए। 0.1 और फिर आप इसको क्या कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, फिर प्लस कर दीजिए। तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 1.1 की पावर 5। अब ये 1.1 की पावर 5 कैसे निकलती है? किसी की पावर 5 निकालनी है तो क्या करेंगे? 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, 5 बार मल्टीप्लाई 1.1, ये तो आता है ना हम लोगों को। तो कैलकुलेटर क्या से 1.1 इंटू 1.1 2 बार हुआ, फिर इंटू 1.1 3 बार, फिर इंटू 1.1 4 बार, फिर इंटू 1.1 5 बार। आप बताओ कितना आई आपके पास कैलकुलेटर में ये फिगर? अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू ये फिगर कितनी आ रही है ये बताओ? 1.61051। ये सबकी आ गई ना, कुछ नहीं किया। 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 5 बार है तो इंटू 5 बार मतलब किया बस। अब आप 10,000 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,105.1, या आप राउंड ऑफ करके यही लिख दे तो भी चल जाएगा, 16,105 रुपए। पूरा लिखना हो तो 0.1 भी लिख सकते हैं। ये क्या आया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया कि अमाउंट आया? अमाउंट आया, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के ये आया, अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अगर कोई आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सर अमाउंट जो मिला उसमें से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट है 16,105.1 माइनस प्रिंसिपल हमने जमा कितना किया था बेटा? 10,000, यानी ब्याज कितना मिला एक तरीके से, माइनस करिए 6105.1, 6105। अब आप ध्यान से अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में हमें 5 साल बाद मिल रहे थे 15,000 रुपए, 5,000 का ब्याज था तो 15,000 हम कमा पा रहे थे 5 साल बाद। वहीं पे जब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 5 साल बाद ब्याज मिला के 16,105 मिल रहे हैं। कहां पे ज्यादा मिल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। किसके ऊपर? ब्याज के ऊपर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में केवल ब्याज मिलता है, हर साल ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। अंतर समझ में आया? यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करने निकले तो फायदा कहां है? सिंपल इंटरेस्ट में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो सबसे अच्छा बेनिफिट देती है। यहां तक आपके दिमाग तक बात चली गई? ठीक है, वापिस इसमें आ रहा हूं। इसमें जैसे मैंने टाइम 5 साल लिया था, अगर टाइम 1 साल होता तो ब्याज कितना होता? कोई बच्चा बता सकता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना होता अगर टाइम 1 ईयर होता? तो सिंपल इंटरेस्ट
हाँ, कितना होता? 1000 होता, पक्का ना भाई? 5 ईयर की जगह अगर 1 साल करते तो 1000 होता, यानी पहले साल हमको ब्याज मिलता 1000 रुपए का, और पता है दूसरे साल भी ब्याज 1000 रुपए और मिल जाता, 2000 हो जाते। तीसरे साल 1000 और मिल जाता, 3000 हो जाते। चौथे साल 1000 और मिल जाता, 4000 हो जाते। पांचवें साल 1000 और मिल जाता। तो आप देखिए 5 साल में ब्याज कितना आया था? 5000। देखा आपको? टोटल 15000। वहीं पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं और टाइम को 5 साल की जगह 1 साल कर लूं, सेम फॉर्मूला अमाउंट का आप लिख के कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अमाउंट का यही फॉर्मूला रखूं, टाइम को 1 ईयर थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो 1 साल बाद हमें अमाउंट कितना मिलता? अगर 5 साल ना होता 1 साल, 11000। यानी आप देख रहे हैं 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में भी 11000 ही मिल रहे थे। कैसे सर? 1000 का ब्याज था, 10000 प्रिंसिपल थी, तो टोटल अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो ₹11,000 ओनली। 10,000 वो, 1000 का ब्याज। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1 साल बाद तो 11000 ही मिल रहे हैं, 10000 का वो और 1000 का ब्याज, अमाउंट ही तो निकला ना डायरेक्टली 11000। लेकिन अब क्या होगा, अंतर समझिए आगे से। अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में 11000 पे ब्याज मिलेगा। 10000 जो लगाए थे वो भी, और 1000 के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में भी 10000 पे ही ब्याज मिलेगा, 11 पे ब्याज। जारी बात दिमाग में? ये जो हम लोगों ने ना कैलकुलेशन किया, थोड़ी देर इस पे रुक रहे हैं। ये जो हमने कैलकुलेशन किया, हम लोग इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते थे। मैं आपको सब सिखा दूंगा, ठीक है ना? आप सीख लोगे तो मैं सब सिखा दूंगा। आपके पास कैलकुलेटर है ना? ये जो हमने 5 साल का अमाउंट निकाला, फॉर्मूला लगाया और 16105.1 निकाला, इसको हम कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर उठाइए और सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखिए 10,000, 10,000 का प्रिंसिपल था, ब्याज का रेट कितना है? 10%। तो प्लस जो मैं करूं वो करना, प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10, फिर परसेंट का साइन दबाना। कितना आया आपके कैलकुलेटर में? सबके में 11000 ही आया ना? ये हो गया 1 साल बाद का अमाउंट। फिर से प्लस 10%, 12100 रुपए, ये हो गया 2 साल बाद का अमाउंट। फिर प्लस 10%, 13,310, ये हो गया 3 साल बाद का अमाउंट। फिर प्लस 10%, 14,641, 4 साल बाद का अमाउंट। फिर प्लस 10%, 5 साल बाद का अमाउंट आ गया 16,105.1। और अगर हम लोग ने फॉर्मूले से निकाला था तो भी हमारा अमाउंट इतना ही आ रहा था। यहां तक बात आपके दिमाग तक चली गई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा, देखो हमने जो ये फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। इसमें ये जो अमाउंट होता है ना, इसका एक और नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। मैं आपको बिल्कुल बेस से सिखा रहा हूं कि इन्होंने जो मॉड्यूल में फॉर्मुलेज दिए हैं वो कहीं आसमान से नहीं आए, वो यहीं से धरती से ही बने, और आपने छोटे में पढ़े थे। बस अमाउंट को अब अमाउंट ना बोल के हम लोग फ्यूचर वैल्यू बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? और जो पी है आपका, इसको गैस करो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर इसी फॉर्मूले को मैं रीफ्रेम करके लिखूं तो फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी की जगह प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर लिख सकते हैं। और ये लोग ना आर अपॉन 100 को आई बोलते हैं। आर अपॉन 100 को क्या बोलते हैं? आई। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। आई मींस
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। यानी फ्यूचर वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला सीखूं तो ये फॉर्मूला बनता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है डायरेक्ट, ये कोई नहीं सिखाता बच्चों को। तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या है कुछ नहीं। इसी फॉर्मूले को हमने दूसरी तरीके से लिख दिया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। या फिर कभी अगर हमको फ्यूचर वैल्यू दी हो, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो और प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, बताना जरा। प्रेजेंट वैल्यू का अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले की मदद से फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर n। ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। बात समझ में आई? यही फॉर्मूला आपको यहां पे मिलेगा, ये दिया इन्होंने, ये इसको दिख रहा है आपको, यही लिखा है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। तो ये कुछ नहीं, वही अमाउंट का जो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले से ये निकला है। ठीक है, चलो अब हम लोग जरा वापस थ्योरी में चलते हैं और देखते हैं थ्योरी में और क्या बता रहे हैं। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, सो फार वी हैव ऑब्जर्व्ड द केसेस where money is invested at compound interest, which means that each interest payment is reinvested to earn further interest in future period। बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट मींस दैट ईच इंटरेस्ट इज रीइन्वेस्टेड, ब्याज भी रीइन्वेस्ट हो रहा है टू अर्न फर्दर इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। इसका मतलब अगर अपोजिट बात करें, बाई कॉन्ट्रास्ट बात करें, इफ नो इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट, अगर ब्याज पे ब्याज ना मिले तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। और सर सिंपल इंटरेस्ट में कैसे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का इन्होंने एक भयानक सा फॉर्मूला बनाया है। ये आप चाहो तो ये याद कर सकते हो जो इन्होंने ये दिया है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। चाहो तो आप ये याद कर सकते हो जो लिखा है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पी आर टी अपॉन 100 से, और फिर आपसे वो टोटल अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में प्लस कर देना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको दोनों फॉर्मूले से कराऊंगा, ये जो एग्जांपल है दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट है 1000 की, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000, यानी ये क्या चीज दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000। इफ इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% क्या है, ये रेट है, विल इन 5 years टाइम बिकम, यानी 5 साल बाद कितना बनेगा, 5 साल हो गया आपका टाइम, और कितना बनेगा, बिकम पूछ रहा है, यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं सर, पहले आपके फॉर्मूले से कर ले जो बचपन में सीखा था, बचपन में यही सीखा था ना, पीआरटी अपॉन 100, क्या सिखाते हैं स्कूल वाले। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1000, रेट 12, दिख रहा है कि नीचे लिखो, प्रिंसिपल 1000, रेट आपका 12 है, टाइम 5 है, अपॉन 100। जरा करना बेटा एक बार, सिंपल इंटरेस्ट 600 आया। ठीक है, तो अमाउंट सर कैसे आएगा, अमाउंट बेटा जमा कितने करे थे 1000 प्लस आपने इंटरेस्ट कमाया 600 यानी 1600। ठीक, और अगर आप जो फॉर्मूला दिया है बुक में इससे करके देखते हैं तो इससे डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला जो दिया है ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला दिया है, भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है कुल मिला के। तो क्या लिखा है फॉर्मूले में, लिखा है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जिसको हम लोग अमाउंट बोल रहे हैं, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और अंदर क्या 1 प्लस नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इंटरेस्ट रेट। थोड़ा सा इसको और सही कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर इनटू इंटरेस्ट रेट पहले होगा, यानी एक ब्रैकेट अंदर, और 1 बाद में प्लस होगा। तो इसको साफ साफ लिख दें क्या, इधर लिख देते हैं, चलो इधर लिख दे रहे, इसी के आगे थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे हैं, ऐसे ये फॉर्मूला बना, देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू
और फिर एक बड़ा ब्रैकेट खोल रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं 1 प्लस, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट खोल रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जिसको आप टाइम भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, छोटा ब्रैकेट बंद कर दो, फिर बड़ा बंद कर दो। ये ब्रैकेट इसलिए लगा दिया कि पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस होगा। तो सर इससे एक बार करके दिखाइए ना। चलो करते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालनी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, ब्रैकेट में 1, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस छोटा ब्रैकेट नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, और इंटरेस्ट रेट जैसे 12% है ना, तो 12 अपॉन 100 करना 0.12, यानी 5 इंटू 0.12। तो चलो सॉल्व करें। पहले 5 इंटू 0.12 कर ले। 5 इंटू 0.12 होता है 0.6, और 1 उसमें प्लस कर ले तो हो जाएगा 1.6। तो फिर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकली? 1000 इंटू 1.6 यानी 1600 रुपए। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू एज पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकली है। एज पर, समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से तो वो a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, वो फॉर्मूला होगा। उसमें a जो था वो फ्यूचर वैल्यू थी। एग्जाम में आपको जब भी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आपको 99% कंपाउंड इंटरेस्ट से ही निकालनी है, इससे नहीं निकालते। मतलब साफ साफ बोल दे कि सिंपल इंटरेस्ट की फिगर बताओ, नाम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हम ये करेंगे। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा तो कंपाउंड करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो भी कंपाउंड करेंगे। समझ में आ गया? ये यानी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आपसे चीख चीख के बोल ना दे कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालो। कुछ भी नहीं बोलेगा, ना सिंपल बोलेगा ना कंपाउंड, तो क्या करोगे? कंपाउंड। तो सर ये तो हो गया सर सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम ये भी याद कर सकते हैं पीआरटी अपॉन 100, और फिर हम अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे, या जो फॉर्मूला गिवन है इसको भी याद कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू भी इजी है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं 1, और फिर छोटा एक ब्रैकेट 1 प्लस, और छोटा एक ब्रैकेट खोल करके नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट, टाइम इंटू रेट। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद कह रहे हैं सर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने 1000 रुपए लिया है, ब्याज 12% लिया है, और कंपैरिजन कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल होगा तो क्या होगा और कंपाउंड होगा तो क्या होगा, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। कह रहे हैं एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आई डोंट नो, ये उनके वर्ड्स हैं, आई डोंट नो व्हाट द 7, आधा लिखा है 7 वंडर्स है, इन्होंने कहा था आई डोंट नो व्हाट द 7 वंडर्स। 7 वंडर जानते हैं ना? इन्होंने कहा हमें नहीं पता कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, बट हमें इतना जरूर पता है कि 8वां वंडर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसकी खूबसूरती, इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग जब सेमिनार लेते हैं ना, तो सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट करो, बर्बाद हो जाओगे, मतलब आबाद हो जाओगे। तो वहां पे वो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही सिखाते हैं। तो इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाई है, यानी एग्जाम्पल में दोनों कंपैरिजन लिया है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इन्होंने ये माना है कि हमने स्टार्ट किया है 1000 रुपए से, प्रिंसिपल 1000 मानी है, इंटरेस्ट इन्होंने 10% एज्यूम किया है। तो जरा समझिए, अगर आप कहीं पे पैसा जमा करोगे 1000 रुपए के हिसाब से 10% एक साल के लिए, तो एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे टोटल? भाई 100 रुपए का ब्याज हो जाएगा। आप चाहो तो निकाल लो, और 1000 रुपए प्लस 100 रुपए यानी 1100 रुपए आपको मिलेंगे। हर साल 100 रुपए का ब्याज आपको मिलने वाला है। पीआरटी अपॉन 100 अगर आप करोगे तो प्रिंसिपल 1000 आप लिख लो, निकाल के लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल के चेक कर लो। प्रिंसिपल 1000, रेट 10% और टाइम 1 ईयर, 1100। और अगर टाइम 5 साल का होगा तो 1000 रुपए की प्रिंसिपल पे निकालो। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से 5 साल बाद टोटल कितने मिलेंगे? 5 साल बाद
1 साल का ब्याज 100 आ रहा है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो 500 आएगा, 1000 और 500 जोड़ दोगे 1500 आ जाएगा। चेक करो कितना आता है, 1500 आ रहा है। हर साल 100 का ही ब्याज आपको मिलेगा। 10 साल बाद आपको 1000 का ब्याज, 1000 रुपए प्रिंसिपल था 2000। 20 साल बाद आपको 2000 का ब्याज, 1000 प्रिंसिपल था 3000। 50 साल बाद 5000 का आपका ब्याज हो जाएगा। ये मैं ब्याज कैसे निकाल रहा हूं, हम समझ रहे हैं? हर साल 100 रुपए का ब्याज है, तो 50 साल बाद 5000 रुपए का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज चेंज होता ही नहीं है, तो 5000 का ब्याज 1000 लगाए थे तो हो जाएगा 6000। 100 साल बाद आपका 10,000 का ब्याज हो जाएगा, 1000 प्रिंसिपल था 11,000। यहीं पे अगर कंपाउंडिंग में जाएं तो पहले साल का ब्याज तो वही रहने वाला है 1100, मतलब 100 रुपए का ब्याज और टोटल अमाउंट 1100। लेकिन आगे फिर क्या होगा, फिगर्स चेंज हो जाएंगी। कोई एक दो आपको चेक करनी तो ऐसे कर सकते हैं आप। लेट्स से आप 5 साल बाद चेक करो, अमाउंट इतना ही आता है 1610। चेक करो 5 साल बाद अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। मैं भी करवा दे रहा हूं एक, ये 5 साल बाद चेक करा देता हूं। अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल। सर ये अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू भी लिख दोगे तो हम समझते हैं, चलो अच्छी बात है अगर समझते हो तो। फ्यूचर वैल्यू अमाउंट की जगह इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू, और 1 प्लस रेट की जगह आई लिख दूं, रेट आई मतलब आर अपॉन 100, ठीक है ना, की पावर n। और सर आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद का निकालो। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू हमने जमा किए हैं आज 1000 रुपए, इंटरेस्ट सर आपने 10% पकड़ा है, तो 10% का मतलब हो गया 10 अपॉन 100 यानी 0.1 की पावर 5। सर हम लोग सॉल्व करेंगे अपने आप, करो बेटा करो। पांच साल बाद 1610.51 यानी 1610 रुपए अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे, तो ये इन्होंने 1610 लिख दिया। समझ गए? वहीं पे अगर सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था तो 5 साल बाद मिल रहे थे केवल 1500। अभी आपको गैप बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, आपको लग रहा है 1500 1610 में चलो 110 रुपए का तो फर्क है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये फर्क बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आप 10 साल बाद चेक करो, ये 2594 हो रहा है, चेक कर लो, इससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएंगे। 10 साल बाद यही फॉर्मूला, बस पावर 5 की जगह 10 कर लो, पावर 5 की जगह 10 कर लो, और 10 साल बाद चेक करो कितना होता है अमाउंट। 1000 रुपए अगर हम 10% पे इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है। आ रहा है 2593.74, करीब करीब 2594। कर लीजिए, पावर 10 निकाल के उस मल्टीप्लाई करना। अब आप देखिए गैप बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल बाद 2000 मिल रहे थे टोटल, यहां पे मिल रहे हैं 2594, कभी करीब 594 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। 50 साल बाद करेंगे, 20 साल बाद करेंगे, ज्यादा बढ़ता जाएगा। 20 साल बाद आप देखिए ये 6728, 50 साल बाद 117390, 100 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में केवल मिल रहे थे 11,000, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 100 साल के लिए जमा किया जाता तो कितने मिलते, ये देखो इतने पैसे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1,37,80,612। आप देखें कितना डिफरेंस बढ़ गया है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप कोई पैसा अगर आपके पास है तो उसको 100 साल के लिए जमा करके छोड़ सकते हैं। हाँ, बस ये है कि उसका फायदा आप नहीं उठाएंगे। आप कहां इतना जिएंगे, है ना? तो जो भी आपके आगे आएंगे वो ही उठाएंगे उसका फायदा। खैर, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट है। यहां तक बात आपको समझ में आई? पक्का। एक चीज आपको और सिखा दे रहा हूं, जैसे ही आप पावर निकाल रहे हो ना, 1.1 की पावर 5 या 10 या 20,
तो क्या करो, जैसे 1.1 की पावर 5 कितनी निकाली आपने, एक बार जरा एक बार फिर से बताओ ना। ये फिगर, ये एक चीज सिखा रहा हूं आपको, एक बार फिर से 1.1 की पावर केवल 5, इतना बता दो 1.1 की पावर 5 कितना होती है, आपने निकाली ना कैलकुलेटर में 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.610, यही निकाली थी ना, क्या किया 1.1 इंटू 1.1 इंटू 5 बार, यही आ रहा है। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट भी होता है, वो भी आपको सिखा दे। इसका एक और शॉर्टकट क्या है, कैलकुलेटर पे आप 1.1 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दबाइए, जितना बोल रहे हैं उतना ही करिएगा, और फिर इज इक्वल टू दबाइए, दबाया। अभी कैलकुलेटर में कितना दिख रहा है, 1.21 दिख रहा है। अच्छा रुकना, ऊपर क्या लिखा है देखो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में 03 लिखा है, वो जो नंबर चलते हैं ना, काउंटिंग चलती, काउंटिंग 03 लिखा है। आपको पावर क्या निकालनी है, 5। तो जब ऊपर जीरो, अब फिर से इज इक्वल टू दबाना है, दबाओ इज इक्वल टू, अब 4 लिखा है, अब फिर से इज इक्वल टू दबाओ, अब 5 लिखा है और एक बार और दबाओ। अगर पावर 5 निकालनी है तो ऊपर 6 लिखा होगा तो पावर 5 आ जाएगी। आ गया, सबके कैलकुलेटर में आ रहा है 1.61051, जिसके में ना आ रहा हो कैलकुलेटर चेंज कर सकते हैं। कुछ कुछ में नहीं आता, महंगे जो कैलकुलेटर होते हैं ना उसमें कुछ और ही हो जाता है, ये करने पे आ रहा है ना सबके में, तो आप इससे भी पावर निकाल सकते हैं। जैसे अभी आप 1.1 की पावर आपने 10 निकाली थी ना अभी, तो आपने 1.1 की पावर 10 निकालने में 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 किया था 10 बार, तो आपका कितना आया था, आपका जो आया था 1.1 की पावर 10 के लिए आपने 2.593 आपका कह रहे हैं आया था। अच्छा कहां गया हाँ ये आया था ना 2.593। अगर इसी को शॉर्टकट से निकालें, यानी 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करने में बहुत टाइम लगता है, तो शॉर्टकट कैसे, 1.1 फिर मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू का साइन दबाते जाओ, बस ऊपर निगाह रखना, जिसे पावर 10 चाहिए तो ऊपर 11 लिखाओ, ऊपर 11 लिखाओ तो रुक जाएंगे हम लोग। ऊपर 11 लिखा, क्योंकि ये भी इसलिए सिखाती, कई बार गिनती में भी आपसे दिक्कत हो सकती है, आप कर रहे हैं फिर मान लो किसी ख्यालों में खो गए, गिनती चली जाएगी, तो इसलिए आप ऊपर 11 लिखाओ तो रुक जाए 2.593। आ गई बात समझ में, आप ऐसे भी पावर को शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो अब आप घर पे एक काम और कर लेंगे कि इन्होंने 20 साल बाद भी किया, आप भी चेक कर लेंगे इतना ही आता है कि नहीं, 50 साल बाद भी चेक कर लेंगे और 100 साल बाद भी चेक कर लेंगे। ओके, तो फायदा किसमें, सिंपल में कि कंपाउंड में, कंपाउंड में। 10 फ्रॉम दी अबव हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी मनी कैसे ग्रो कर रही है अंडर सिंपल और कंपाउंड में। नोट दैट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ग्रोथ लीनियर होती है, लीनियर मींस स्ट्रेट होती है, सेम पेस पे बढ़ रहे हैं, यानी उतने ही पेस पे बढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, एक्सपोनेंशियल मींस रैपिडली इंक्रीज होती है, पहले थोड़ी बढ़ेगी फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। चलिए जी, अगले पैराग्राफ्स में कह रहे हैं हम लोग सीखने वाले हैं क्रूशियल कॉन्सेप्ट की कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है सिंगल अमाउंट की और कैसे फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। अभी मैं आपको पहले सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू सिखाने वाला हूं सिंगल अमाउंट की, और फॉर्मूला क्या है अभी आपने देखा था, प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सिंपल इंटरेस्ट वाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड। जब तक कुछ नहीं बोला हम सब जगह कंपाउंड ही करेंगे हम लोग। तो सर क्या फॉर्मूला, ये हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था ना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन, और ये उसी फॉर्मूले से हम लोग ने बनाया था। चेक करते हैं, पढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मेनी टाइम्स इन बिजनेस एंड लाइफ वी वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू टुडे, कई बार हम आज की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ऑफ रिसीविंग अ स्पेसिफिक सिंगल अमाउंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में जो पैसा मिलने वाला है हम उसकी आज की वैल्यू, यही तो प्रेजेंट वैल्यू है। भविष्य की वैल्यू को जब आज पे कन्वर्ट करते हैं तो होती है प्रेजेंट वैल्यू, भविष्य की वैल्यू क्या हुई, फ्यूचर वैल्यू। उसको अगर आज पे ले आए तो प्रेजेंट वैल्यू, और अगर आज की वैल्यू को भविष्य में ले जाए तो फ्यूचर, वो इसके बाद सीखेंगे। तो कई बार हमें क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू दी होती है
मान लो कोई इंसान से हमको 1 लाख रुपए लेने 5 साल बाद, ध्यान से समझना, हमको उस बंदे से 1 लाख रुपए लेने कितने साल बाद? 5 साल बाद। वो बंदे का आज मेरे पास फोन आया कि सर हम आपको ना पैसा आज ही दे दें। हमने कहा अरे इससे बढ़िया क्या होगा, दे दो। कह रहा सर कितने? हमने कहा वो 1 लाख रुपए लेने थे। कह रहा नहीं सर थोड़े तो हम भी पढ़े लिखे हैं, कुछ कम करो। कम करेगा कि ज्यादा? कह रहा या तो 5 साल बाद 1 लाख ले लेना, और अगर आज लेने हैं तो हमको कोई सही फिगर बताओ। हमने कहा ठीक है काम करो, अगर तुम आज दे रहे हो 1.5 लाख दे दो, चलो ना तुम्हारी ना हमारी। नहीं, सही नहीं है। कितने लें? 1 लाख लें, 1 लाख ज्यादा लें कि कम लें? 1 लाख से कम। तो भाई हमने निकाला कि चलो यार, लेट्स से फॉर एग्जांपल, निकाला नहीं ऐसे ही बोल दे रहे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 80,000 भी मिल जाएंगे आज, तो हम उस 80,000 को कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि 5 साल बाद वो अपने आप ब्याज मिला करके 1 लाख बन जाए। तो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। भविष्य की वैल्यू को जब आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं तो कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू में इस फॉर्मूले की मदद से। तो मेनी टाइम्स इन बिजनेस एज वेल एज लाइफ वी वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू टुडे ऑफ रिसीविंग अ स्पेसिफिक सिंगल अमाउंट एट द सम टाइम इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, सपोज यू वांट टू नो वैल्यू टुडे ऑफ रिसीविंग $15,000 एट द एंड ऑफ 5 years if the rate of return is 12% earned। यानी मान लो आपको क्या निकालना है। एक चीज और, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चों के साथ एग्जाम में एक प्रॉब्लम जो आती है इन क्वेश्चंस में, बच्चे क्वेश्चन पढ़ के यही इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि फ्यूचर वैल्यू दी है प्रेजेंट निकालनी है कि प्रेजेंट दी है फ्यूचर निकालनी है। तैयार पूरे रहते हैं, फॉर्मूले पूरे दिमाग में है कि प्रेजेंट है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, बट पढ़ के बच्चा यही नहीं समझ पाता कि फ्यूचर निकालनी है कि प्रेजेंट। करना तो इजी है बट पढ़ना पहले समझते हैं। देखो कैसे समझ आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि क्या निकालना है, एक बार पढ़ के देखो। सपोज you want to know the value today of receiving 15,000 at the end of, यानी 15,000 रुपए क्या दिए हैं, 15,000 रुपए डॉलर जो भी दिए, 15,000 क्या चीज दी हुई है? फ्यूचर वैल्यू। कह रहा है यू वांट टू नो वैल्यू टुडे, आज की वैल्यू जानना चाहते हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हो। किसकी? ऑफ रिसीविंग 15,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल बाद अगर 15,000 मिलने वाले तो 15,000 की फ्यूचर वैल्यू, और 5 साल तो टाइम हो ही गया, रेट है 12%, यानी इससे समझ में आएगा प्रेजेंट वैल्यू। या इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता है, इंस्टीट्यूट ने वो भी लिख के समझाया है। न्यू बुक में ज्यादा मेहनत करी इन्होंने, देखिए लिखा है, अनदर वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट वुड यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे at 12% compounded annually in order to receive 15,000 after 5 years। क्या बोल गए? What amount would you need to invest? कितना पैसा आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 12% का अगर ब्याज का रेट है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव, समझ में आ गया? 15,000 अगर आपको चाहिए 5 साल बाद, यानी 15,000 अगर फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आज कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी प्रेजेंट पूछ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम मतलब कह रहे हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, निकालना अपने को प्रेजेंट वैल्यू है। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, पहले हम लोग खुद करते हैं एक बार। कैसे करने वाले हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी सर? 15,000 ले लो बेटा, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 12% है। अब 12% का मतलब 12 अपॉन 100 कर लेना, 0.12, तो 0.12 की पावर n, टाइम कितना है? 5। क्या आप सॉल्व कर पाओगे? करो, टेक योर ओन टाइम। सब कर दिया, डिवाइड वाइड करने के बाद बता रहे हैं। और भी निकाल लें, फिर हम लोग देखें कितना आ रहा है। भाई सभी निकाल लो, चाहो तो कॉपी में लिख लो।
हाँ जी बताइए कितना बता रहे हैं आप लोग? 8511 8511.40 कुछ भी 8511 समथिंग आ रहा है ना, ठीक है 8511 पे ही छोड़ देते हैं, आप 8512 कर लीजिए, 8511 पे छोड़ दीजिए। आ रहा है सभी का 8511 आ रहा है? कर पाए सॉल्व कि नहीं कर पाए? क्या किया, कैसे सॉल्व किया, हमको भी थोड़ा सिखा दो क्या किया। 1.12 की पावर 5 निकाल ली और उसके बाद उसको 8000 मतलब 15000 ऊपर और नीचे आपने उसको जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया और वैल्यू आपने निकाली ली होगी, शॉर्टकट भी आपको सिखाई दिया। एक और शॉर्टकट है मेरे पिटारे में, सिखा दूं? चलो इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूं, इधर देखो 15,000 अपॉन ये 1.12 की पावर 5 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आपको सिखा देता हूं। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ये जो वैल्यू निकली थी 15,000 अपॉन आपने ब्रैकेट में 1 प्लस 0.12 की पावर 5, यही था ना, चेक कर लो एक बार, यही था। तो एक तरीका तो जो आपने किया वो ये किया, आप लोगों ने क्या किया 15,000 अपॉन 1.12 की पावर 5 और फिर आपने 1.12 की पावर 5 निकाली जिसका शॉर्टकट आपको आता है ये 1.12 इंटू फिर इज इक्वल टू दबाया होगा आपने कि 6 लिख के आ गया होगा तो आप रुक गए होंगे, यानी ये आपने निकाला कि 15,000 तो ऊपर रहेगा और नीचे वाली फिगर मेरे कैलकुलेटर में आ रही है 1.7623416,832। सर एग्जाम में इतनी लेनी? अरे नहीं नहीं, तो आप सिर्फ लिख के दिखा रहे हैं, अब एग्जाम में डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट तक आप ले लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको डिवाइड किया तो आपका 15,000 अपॉन 1.7623416,832 तो आपका ये 8511.40 समथिंग आ रहा है मेरे इसमें ये डिवाइड करके, ठीक है। ये आप सबने किया और किसी का 60 आ गया, किसी का कुछ, बिकॉज ये डेसिमल आप कितने लेते हैं ना उससे राउंडिंग ऑफ का फर्क आ जाता है, लेकिन वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नहीं लेके आने एग्जाम में, मतलब ये पूरे डेसिमल नहीं लेने, डेसिमल के बाद आप 3 या 4 ले लीजिएगा, काम हो जाएगा। या फिर आप एक और तरीके से इसको कर सकते थे, अब देखना दूसरा तरीका, इजी तरीका, ये 15,000 अपॉन ये सेम चीज लिख रहा हूं अभी 1 प्लस 0.12 की पावर 5, 15,000 अपॉन 1.12 की पावर 5, सेम ही लिखा है, अभी कुछ चेंज किया नहीं है ना। अब देखो, पहले नोट करोगे कि पहले देखोगे? देखोगे, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं नोट कर लें, नहीं देखोगे, सीखने के लिए सिखा रहे हैं, नोट तो आप सब कुछ कर ही लेना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12 की पावर 5, ये चीज लिख सकते हैं, ये सेम चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, यस और नो? 15,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, एक ही चीज को ऐसे लिखा। अच्छा ये जो है ना 1 अपॉन 12 की पावर 5, अब देखना 1 अपॉन 12 की पावर 5, 1.12 की पावर 5 आपने निकाली थी, कितनी आई थी? यही आई थी। 1 अपॉन जरा करना ये, यानी क्या करना, मैं क्या करवा रहा हूं आपसे, सिर्फ देखना, आपको सब शॉर्टकट सिखा दूंगा, इसके बाद भी एक चीज सिखाऊंगा, ये जरा करना, ये फिगर कितनी आती है 1 अपॉन 12 की पावर 5, तो ये थी, जरा करना, कितना 0.5674268557 करके ऐसा आप बता रहे हैं ना। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 से, मल्टीप्लाई करो, देखो यही फिगर आ जाएगी, इंटू 15,000 8511.40। सर इसमें आपने क्या नया सिखाया, वही तो चीज लिखी, बस आपने 1 और डिवाइड कर दिया और काम बढ़ा ही दिया, है ना। अब सीखो, अब क्या सिखा रहा था, कैलकुलेटर में लिखो, ये जो हमने वैल्यू निकाली ना, इधर देखो, ये वैल्यू निकाली ना, कितनी निकाली है, ये
5674268557, ये वैल्यू के लिए हमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेटर में आ जाती। ये वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे आ सकती है? ये आ जाएगी तो 15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी डोंट नीड एनी पेन और पेपर। ठीक है, तो सर कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि एग्जाम में हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी होती है। क्या दी होती है? प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी होती है। 99.99% चांस है कि न्यू सिलेबस में भी आपको देगा। 99.99% चांस है कि वो आपको देगा। तो वो टेबल को अपन देख लेंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे होते हैं, एक बार कभी दिखा भी दूंगा कैसे दिखता है उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, तो अपन क्या करेंगे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल वाली टाइम वाली वैल्यू उठाएंगे तो उसमें यही लिखी मिल जाएगी 0.5674 जो भी है, मतलब इतनी नहीं लिखी होगी, 3-4 डिजिट तक लिखी होगी डेसिमल के बाद, और फिर अपना 15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक तरीका है कि अगर टेबल हम नहीं रेफर करना चाहें तो हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं 0.5674। कैसे निकाल सकते हैं सर? लिखो कैलकुलेटर में, देखो 1 क्या निकालने जा रहे हैं, किसकी वैल्यू 1 क्या निकालने जा रहे हैं, इधर देखना पहले क्या चीज निकालने जा रहे हो, किसकी वैल्यू 1 अपॉन 1.12 की पावर 5 ना, तो कैलकुलेटर में जो जो बोलूं वो लिखना, 1 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू, अभी कितना आया 8 9, कितनी बार इज इक्वल टू दबाया अभी? एक बार, गिन के टोटल 5 बार दबाना है, 2 3 4 5। आज की क्लास में मैं अपने आप को मैजिशियन साउंड कर रहा हूं। आ गई वैल्यू, आ गई, तो अब ये वैल्यू आ गई, बस अब आप इसमें 15,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ओल्ड सिलेबस वाले, एमसीक्यू वाले अगर निकालना सीख गए हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। न्यू सिलेबस वाले भी क्या कर सकते हैं, आप इतना लिख करके, अभी आपको सिखा दूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उससे आपका भी काम आसान हो जाएगा। अभी आपको सिखा दूंगा, यानी फिगर निकाल के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना मैं सिखा दूंगा, तो ये फिगर आ जाएगी। आ गई, समझ गए? ये जो आपने निकाली ना 0.56 जो भी निकाली, ये कहलाती है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की आमतौर पे टेबल दे देता है इंस्टीट्यूट, तो टेबल से फिगर आ जाती है, बस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और ना दे तो आपको ये वैल्यू निकालनी आती है, और तब भी ये ना निकाल पाओ तो ऊपर वाला करना आता है। कुछ तो आप कर ही आओगे जिंदगी में। अच्छा ठीक है, आओ चले वापस चलते हैं ऊपर। नोट करना है आपको, नोट करना है जी, नोट करना है, करना है नहीं करना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी ना क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें एक बार और समझा दूंगा, आप टेंशन ना लो। तो यानी 8511 की वैल्यू आई, ओके, और क्या बोल रहे हैं आगे, प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस लाइक दिस आर नोन एज, इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट प्रॉब्लम, यानी भविष्य का एक सिंगल अमाउंट दिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दिस इज बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड, हाँ ठीक है, थ्योरी फॉर्मूला भी समझ में आ गया, इधर आओ, देखो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, जिसमें पीवी प्रेजेंट वैल्यू है, एफवी क्या है, आई क्या लिखा है, मतलब डेसिमलाइज्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मतलब डिवाइड बाय 100 करने के बाद जो आएगा, ठीक है। एन है नंबर ऑफ पीरियड, क्वेश्चंस करते हैं, है ना, क्लियर करते हैं उससे चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव $8,000 आफ्टर 5 ईयर, इन्होंने ना किसी विदेशी बुक से टीपा है, सच है ये, खैर कोई बात नहीं, अच्छी बुक बनाई है। Suppose a company expect to receive 8,000 after 5 years. Calculate the present value of this sum if the current market interest rate is 12% and interest is compounded annually. पहले तो क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे ना, अपने को आंसर निकालने की जल्दी है कि समझने की जल्दी है, क्या है, समझना है ना। आंसर जो निकाल लेगा वो एग्जाम में दिक्कत आएगी, समझ लीजिए पहले। Suppose a company is expect to receive 8,000 after 5 years. ये क्या चीज दी है, फ्यूचर वैल्यू, 8,000 5 साल बाद मिलेंगे। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम, यानी प्रेजेंट निकालनी है, इफ करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% है और इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कैसे है, एनुअली। अभी जैसे एनुअली कंपाउंडिंग है, हो सकता है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है मंथली, उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, वो भी आपको सिखा दूंगा। अभी तो इजी एनुअली कंपाउंडिंग है, फॉर्मूला लगाते हैं, करते हैं, अब आप साथ में कर सकते हैं, अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं,
करिए, अब आप कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 8000 अपॉन 1 प्लस आई आपका हो जाएगा 12% मतलब 0.12 की पावर n है 5 साल, यानी 8000 अपॉन 1.12 की पावर 5। सॉल्व करिए। 4539.41 मेरा आ रहा है। अगर आपका पॉइंट में कुछ 5 से आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने 4540 लिया, ये भी ठीक है, आपका भी ठीक है। 2-4 रुपए के लिए वहां पे पकड़ के मत बैठ जाना, क्वेश्चन को प्राण मत नोच लेना उसके, ठीक है, राउंडिंग ऑफ का एरर मान लेना उतना। ठीक है, कैसे किया आपने? वो शॉर्टकट से किया, क्या किया? शॉर्टकट कर लिया सबने? क्या किया? 1 डिवाइड बाई 1.12 और कितनी बार इज इक्वल टू दबाया? 5 टाइम, और फिर जो आया उसमें 8000 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये जो आता है ना 1 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 5, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना प्रेजेंट वैल्यू का, ये भी लिख सकते हैं। ये इसका एक और फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू जो निकली वो कैसे निकली? फ्यूचर वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब सर क्या लिख दिया आपने? अरे देखो, आपने यही तो किया, प्रेजेंट वैल्यू में इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 8000, और ये 1.12 की पावर जो 5 थी आपने कैलकुलेटर में किया ना 1 डिवाइड बाई 1.12, और 5 बार जब इज इक्वल टू दबाया 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5, तो आपका ये आया था ना 0.5674 समथिंग। ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? ये आ रहा था, ये जो कहलाता है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है। फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8000 में, तो आपका आंसर आ गया। मतलब इसी को न्यू सिलेबस वाले एग्जाम में ऐसे भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये लिख के भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। चलें आगे, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 received in 2 years if the interest rate is 12% discounted annually, semi annually, daily? ओके, पहले तो क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसकी? 1000 जो मिलेगा कब? 2 साल बाद, यानी 1000 क्या चीज है? फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट 12% है। पहला तो एनुअली आपको आता है, जैसे वैसे ही करना है। एनुअली वाला तो करके बताओ, करो। फॉर्मूले लिख लिख के करना बेटा, ताकि आपको याद रहे। और कौन सा लिखें? ये वाला लिख लो, 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, 1000 अपॉन 1 प्लस आई आपका इंटरेस्ट 12% यानी 0.12 टाइम 2 साल है तो 2। सॉल्व आप कर ही लोगे, इतने आप समझदार हो गए हो। ये आ रहा है 797.1938, तो 19 पे छोड़ दें इसको। आ गया, आप सॉल्व कर लो, टेक योर ओन टाइम। आ गया है। ओके,
इसी का बी केस क्या है, 12% पर ईयर लेना है, लेकिन डिस्काउंटेड करना है सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली मतलब 6 महीने। एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2। अब 2 होते हैं। अब इसका करेंगे क्या, जो इंटरेस्ट है आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 12% साल का है तो 6 महीने का 6% डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इंटरेस्ट में डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और जो टाइम है उसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। मतलब सर टाइम 2 साल है, एक साल में कितने सेमी एनुअल यानी हाफ ईयर होते हैं? 2। एक साल में अगर 2 हाफ ईयर होते हैं तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 4। तो टाइम जो है पावर n उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहां पे जैसे हमने एनुअली में 2 ली थी, वहां पे 2 इंटू 2 यानी पावर 4 लेंगे, और इंटरेस्ट में 2 डिवाइड हो जाएगा। ये फर्क होता है। यानी मैं करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, आप लिख लेना दोबारा। ये हम कौन सा केस कर रहे हैं सर? बी वाला केस कर रहे हैं। इसके सामने करेंगे, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। यहां करते हैं, फॉर्मूला आपके पास है ही सर, फ्यूचर वैल्यू 1000। हाँ, और क्या बता रहे हो सर? और ये बता रहे हैं बेटा कि जैसे इंटरेस्ट 0.12 है ना, तो ये 0.12 में ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सेमी एनुअली में डिवाइड बाई 2 हो जाता है ब्याज, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो डिवाइड बाई 2, और जो आपका एन था 2 इयर्स था, 2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 2 और हो जाएगा, यानी पावर 4 हो जाएगी, 2 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? चलो ऐसे ही करते हैं, 1000 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 0.12 को डिवाइड बाई 2 करोगे 0.06 आएगा। कितना आएगा? 0.12 डिवाइड बाई 2 0.06 की पावर 4। सॉल्व कर पाओगे? कितना आया? सेवन 9.09366, तो 09 ले लेते हैं बस, बहुत है, इतना कौन लेगा। ठीक है, अब आप समझ गए कैसे होता है? पक्का? डेली होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक साल में कितने डे होते हैं? 365। तो जैसे यहां 2 से डिवाइड किया है रेट को, वहां 2 से ना डिवाइड करके 365 से डिवाइड करेंगे, और n की पावर जो होगी वो इंटू 365। मतलब मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्व आप घर पे करेंगे। ठीक है, मतलब सी वाले केस में कैसे बन जाएगी स्टेटमेंट अगर बनाए, तो जो सी वाला है डिस्काउंटेड डेली, उसमें क्या करेंगे सर? कहां लिख दें? यहां लिख दें, यहां लिख दे रहे हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा तो हम इरेज कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आपका 1000 तो रहेगा ही रहेगा, जो आपकी फ्यूचर वैल्यू थी, अपॉन 1 प्लस 0.12 रेट था, अपॉन कितना हो जाएगा 0.12 में? 365 की पावर 2, 2 साल इंटू 365। मतलब ये बन जाएगा 1000 अपॉन 0.12 अपॉन 365 होता है 0.00032 समथिंग। 1 प्लस कर दें इसमें तो ये नीचे आता है 1.0003876 712 ही ले लेते हैं, की पावर 730 365 इंटू 2। अब आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, डेली वाला। ऐसे केस में ये जैसे डिवाइड करने के बाद ये जो नीचे वाली फिगर आ रही है ना, ये 1.00032 आ रही है ना, ऐसे ना करना कि 1.000 लेके छोड़ दो, कि सर ने कहा था डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लो बहुत है, तो फिर वो 1 हो जाएगी ना, 1 की पावर निकालोगे तो फिर 1 ही आ जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, कहां पे कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। पावर 730 निकाल लोगे घर पे? हाँ तो बोल दो, कम से कम झूठा ही सही, हमें पता है तुम लोग करोगे नहीं, झूठा ही हाँ बोल दो। करना एक बार घर पे, ट्राई करना, अच्छा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में उम्मीद ये रहती है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो उसमें
वैल्यू बता देता है कि 1.000328,767 की पावर 730 इज इक्वल टू इतना होता है। तो वहां पे अपन को इतनी मेहनत ना करने से बढ़िया वो दे देता है। 99% उम्मीद रहती है, 1% तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अगर डिस्काउंटेड जैसे आपने हाफ ईयरली किया तो 2 से डिवाइड किया, डेली किया तो 365 से डिवाइड किया और टाइम में 365 से मल्टीप्लाई किया। अगर क्वार्टरली डिस्काउंटिंग होती तो, जो इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर क्वार्टरली होती तो क्या होता? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट 4 से डिवाइड हो जाता और इंटरेस्ट 4 से, मतलब इंटरेस्ट करे टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये करो इलस्ट्रेशन 3, इजी है, करो। 7,000 फॉर 10 ईयर्स। अब ये तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, 7,000 आफ्टर होना चाहिए, ये फॉर काटो आफ्टर, करो इसको। 7,000 आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ एट 7% इज वर्थ हाउ मच टुडे। देख लो, प्रेजेंट पूछ रहा है कि फ्यूचर पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? फॉर की जगह आफ्टर कर लिया, अब पढ़ना क्या निकालना है, क्योंकि वही सिखाया, प्रेजेंट ही निकालनी होगी। पर एग्जाम में समझ जाओगे। 7,000 आफ्टर 10 ईयर, 7,000 10 साल बाद मिलेंगे आज से, फ्रॉम नाउ 7% पे, इज वर्थ हाउ मच टुडे, कितना वर्थ आज है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। है ना, इजी है। अच्छा, कंपाउंडिंग कुछ बताई नहीं कि एनुअली है कि सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, डेली है, तो क्या करोगे फिर? एनुअली मान लेना जब कुछ नहीं बताया। तो होमवर्क क्या रहेगा अब आपका? ये जो इलस्ट्रेशंस हैं आपको कितने दिए इन्होंने? करीब ये 11 इलस्ट्रेशंस इन्होंने दिए हैं। ये आपने करने, छोटे छोटे हैं, जितने अभी आप करना चाहो तो अभी भी बैठ के आप कर सकते हो। अभी हो सकता है अगर आप मन लगा कर लोगे तो खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना है? चलो ठीक है, थैंक यू। कैलकुलेटर पे पावर वाला एक बार अगले टर्न पे बताएंगे। ठीक है।